हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले चुकी सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और यही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में यह अपील भी की कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। जांच कर रही एसआईटी टीम को अब तक जो तथ्य मिले वो सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग के साथ ही साथ नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपने जांच में शामिल करेगी। सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। हाथरस कांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने कल नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपने हाथ में जांच ली, जिसके बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें हत्या की कोशिश के अलावा गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सीबीआई ने SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। हाथरस मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई 14 से 22 सितंबर तक के घटनाक्रम की जांच करेगी। और यही नहीं, सीबीआई हाथरस कांड के दौरान तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी। साथ ही हाथरस कांड के पीड़ित और आरोपियों के पुलिस वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई जांच के साथ ही एसआईटी की जांच भी चलती रहेगी, जो राज्य सरकार को अपनी अलग से रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस केस में सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में धारा 307 का केस दर्ज किया, यानी हत्या की कोशिश का आरोप। इसके अलावा सीबीआई ने 776D का भी केस दर्ज किया, यानी आरोपियों में गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया है। और साथ ही सीबीआई ने धारा 302 का केस भी दर्ज किया गया, जो हत्या के आरोप की जाती है जब उस शख्स पर ये धाराएं लगती हैं। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मनोज हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। अजीत का सीधे रुख। अजीत, कौन कौन सी धाराएं जिस पर केस दर्ज हुआ है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सीबीआई ने पहली एफआईआर जो पीड़िता के भाई संदीप की तरफ से दर्ज कराई थी 14 तारीख को, पहले जो 307 का दर्ज हुआ था वही पहली एफआईआर है। उसी एफआईआर में लगातार धाराएं बढ़ाती गई। जब 3 लोगों का नाम बढ़ाया गया तो एक धारा और बढ़ गई, उसके बाद छेड़खानी 354 बढ़ गया और फिर 376D यानी गैंगरेप की धारा बढ़ गई और बाद में पीड़िता की मौत के बाद उसी एफआईआर में 302 को अमेंडमेंट कर दिया गया। यानी ये वही पहली एप्लीकेशन है जिसमें लगातार धाराएं बढ़ती गई है। इन्हीं धाराओं में सीबीआई ने भी केस रजिस्टर्ड किया है, जिसमें हत्या का प्रयास के साथ साथ जो गैंगरेप की धाराएं हैं, मारपीट, उन सब मामलों में दर्ज किया। अब सीबीआई उसी 14 तारीख के पहले एफआईआर जो पहले एप्लीकेशन है उसी के हिसाब से मामले की जांच शुरू करेगी। ठीक है अजीत रही आप हमारे साथ। सीबीआई अपनी जांच में कई सवालों को जांच करेगी, जिसमें वो अहम सवाल है। वो सवाल है कि आखिरकार पीड़ित का गैंगरेप हुआ या नहीं, पीड़ित से कितने लोगों ने दरिंदगी की, पीड़ित का गला किसने घोटा, पीड़ित के साथ उस वक्त कौन था, क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ, पीड़ित के साथ पुलिस ने क्या लापरवाही बरती, क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है, क्या पीड़ित की मां के बयानों में भी अंतर है, आरोपियों के परिवार के दावे कितने सही हैं, पीड़ित के भाई के कॉल रिकॉर्ड का आखिरकार सच क्या है। यानी अजीत, ये तमाम सवाल जिनके जवाब खंगालने की कोशिश होगी अब। बिल्कुल, देखिए, सीबीआई हर उस सवाल को तलाशेगी जिसका जवाब अभी तक यूपी पुलिस के पास शायद नहीं आया हो, या आया हो तो अभी सामने नहीं आया है। सीबीआई हर उस शख्स से पूछताछ करेगी जो इस केस से जुड़े हैं। 14 तारीख से जब घटनास्थल पर क्राइम हुआ तो क्राइम सीन पर कौन कौन से लोग मौजूद थे, गांव में कौन कौन से लोग मौजूद थे और पीड़िता के परिवार के साथ चंदपा थाना में कौन कौन से लोग मौजूद गए थे, किनकी मौजूदगी में एफआईआर दर्ज किया गया था। फिर 16 तारीख को जब पीड़िता की मां थाने पर गई थी उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, जिस दिन 3 लोगों का नाम बढ़ाया गया। फिर 19 तारीख को क्या हुआ, फिर 22 तारीख को जब पीड़िता की मौत हो गई 302 अमेंडमेंट हुआ, धारा बढ़ाई गई। उन सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। और कोई भी जीत रही है आप हमारे साथ। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए प्राथमिकता यहां पर यही थी कि जो गांव परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाए और इसीलिए बाकायदा एक रजिस्टर भी घर पर रखा गया, जिसमें जो लोग भी दाखिल हो रहे हैं उनको अपने नाम, अपनी पहचान लिखनी होगी।
इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कंट्रोल रूम में जो कि पीड़ित परिवार के घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया है और लगातार यहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर अधिकारी अभी मौजूद रहते हैं, एएसआई रैंक के अधिकारी रहते हैं यहां पर, वो लगातार निगरानी करते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहां पर टोटल 8 कैमरे जो हैं इस पूरे गांव में, पीड़ित परिवार के गांव में और पीड़ित परिवार के घर के अंदर लगाया गया है। ये जो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो पहली तस्वीर है, ये पीड़ित परिवार के आंगन की तस्वीरें हैं। ये पीड़ित परिवार के घर की डिफरेंट लोकेशन से ये कैमरे से की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं गांव में एंट्री जो हो रही है, कौन कौन से लोग गांव में एंट्री कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जो गैलरी है, ये पीड़ित परिवार के घर के सामने की गैलरी है, रास्ता है, यहां पर भी नजर रखे हुए हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो इसी कैमरे में आप यहां भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर बैठे भी हैं। यहां पर जितनी भी तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की दिख रही हैं, उसमें मैक्सिमम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो आपको दिखेंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल हाथरस केस पर सुनवाई करेगा। आज शाम को यूपी पुलिस के अधिकारियों की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जा सकता है। डीआईजी शलभ माथुर की निगरानी में पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाया जाएगा। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रशासन को आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट में पेश किया जाए और इसी वजह से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवार को अपनी सुरक्षा में लखनऊ ले जाएंगे। हालांकि जब सवाल परिवार से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके रहने खाने का प्रबंध किया गया है, ऐसी जानकारी उन्हें दी गई है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में आज ही पीड़ित परिवार को हो सकता है कि उनको लखनऊ ले जाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पीड़ित परिवार की कल पेशी है। पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की कल पेशी होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के घर पे हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये गाड़ी, इसी से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है रोजाना अप डाउन करते हैं, गाँव आते हैं। और एक ये देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए मुस्तैद है। 2 जवान यहाँ पर बाहरी गेट पे जो हैं वो मौजूद हैं और इसी तरीके का नजारा गांव के चप्पे चप्पे पर भी तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान जो लगातार तैनात है, लोकल LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी गाँव के चप्पे चप्पे पर इलाके में हैं। और एक और तस्वीर देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर है। और एक देखिए, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर कि जो भी शख्स अंदर प्रवेश करता है, ये गैलरी है पीड़ित परिवार के घर की तरफ जाने के लिए, तो ये मेटल डिटेक्टर से होकर जाना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। ये सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर। इस तरीके से 5 सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया गया है। एक और नजारा देखिए, यहाँ पर महिला सुरक्षा, यहाँ पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि कौन आते हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कौन जाते हैं। इस तरीके से तो हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने भी अपना नाम वगैरह दर्ज कराया है इसमें। तो इस रजिस्टर को पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है कि कौन पीड़ित परिवार से आ रहे हैं मिलने के लिए, कौन कितने बजे आते हैं। तो और सीनियर अधिकारी जो हैं इसका पूरी तरीके से जायजा लेते हैं। ये जो रास्ता है ये पीड़ित परिवार के घर की तरफ जा रहा है। वहां भी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हमेशा मौजूद रहते हैं। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी और ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। और यही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी। यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और किसने किसने क्या देखा, इसे पूरी तरह एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अजीत, देखिए, यहां 40 लोगों से पूछताछ की बात तो कल भी सामने आई थी। क्या कुछ लोगों से कल पूछताछ हुई थी और बाकी के जो बच्चे हैं उनसे आज पूछताछ हो रही है?
देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से कल पूछताछ हुई थी और लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन एसआईटी की तरफ से साफ तौर पर उन लोगों को कहा जा रहा है कि जिनसे पूछताछ की जाएगी वो मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, जो खबर आ रही है। इसीलिए गोपनीय तरीके से पूछताछ की जा रही। 4-4 लोगों से एक बार में पूछताछ की जा रही। कुल 40 लोगों से पूछताछ की जानी है अर्पिता, क्योंकि ये वो 40 लोग हैं जो लगातार घटना के डे 1 से और घटना के लास्ट दिन तक वो लोग मौजूद थे। अस्पताल से लेकर गाँव तक, घटनास्थल से लेकर हर जगह ये लोग मौजूद थे। तो इन सबसे पूछताछ करेगी, क्योंकि एसआईटी जो थाने पर पुलिसकर्मी तैनात थे उनसे भी पूछताछ करेगी। आखिर उन्होंने क्या देखा, क्या घटा। जो पीड़िता के परिवार के साथ लोग थाने में पहुंचे थे वो लोग भी पूछताछ में शामिल है। तो पूछताछ का सिलसिला अभी चलेगा, अभी 1 से 2 दिन तक चलेगा, क्योंकि एसआईटी अजीत रहिए आप हमारे साथ। हाथरस केस में एसआईटी की जांच में एक महिला का देखिए जिक्र आया, और एसआईटी की जांच में ये महिला जो है वो शक के दायरे में आई थी। ये महिला पीड़ित परिवार के घर में कई दिनों तक रुकी। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। एसआईटी के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है। इस महिला डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं वहां से छुट्टी लेकर हाथरस पीड़ित परिवार के पास गई थी और वहां 2 दिन रुकी। महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध और नकली भाभी होने की बात से इनकार कर दिया। साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की भी बात कही है। हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली रहस्यमयी महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। राजकुमारी बंसल जबलपुर के जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं उसके डीन का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की छुट्टी अप्लाई की थी, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथरस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना सही नहीं है और इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया जाएगा। वहीं राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। राजकुमारी बंसल उस वक्त चर्चा में आ गई जब हाथरस की पीड़ित परिवार के बीच उनकी मौजूदगी एसआईटी के शक के दायरे में आई। इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शो का नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सर, क्या कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तैयार हैं आप और क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? हाल ये महिला अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकार रही है। वहीं डीन कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ नोटिस भी जारी होगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि ये महिला कह रही है वो 2 दिन के लिए गई। जो जांच सामने आई है, जो बातें सामने आई है, उसमें 16 से 22 तारीख का जिक्र है कि 6 दिन वहां रुकी थी। मनोज, वाकई ये सवाल बड़ा पैदा होता है, लेकिन वो महिला का सीधे तौर पर ये कहना है, डॉक्टर बंसल जो है वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि हाँ वो वहाँ गई थी, सामाजिक सरोकार थे, वो समाज का मामला था इसलिए वो वहाँ पर गई थी और मानवीयता के नाते वो अपनी संवेदना जताने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि इसके लिए बाकायदा उन्होंने छुट्टी के लिए भी बोला था। लेकिन अब जो डीन है वो कह रहे हैं कि छुट्टी जो ली गई उसका कारण साफ नहीं था और वो सवाल जो उठा रहे हैं उन सवालों को लेकर उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो सबसे अहम बात ये होगी कि नोटिस का जवाब डॉक्टर बंसल क्या देती हैं। उन्हें जो नोटिस मिलेगा डीन की तरफ से उसके जवाब में उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से डॉक्टर बंसल की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हमें जो नक्सली कनेक्शन की बात कही जा रही है, जिस महिला का जिक्र किया जा रहा है वो नक्सली कनेक्शन मेरा नहीं है। और अगर कोई एसआईटी यूपी की पुलिस अगर ऐसा कहती है कि मैं नक्सली कनेक्शन है तो वो इस बात के सबूत पेश करें। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। ठीक है मनोज रहिए आप हमारे साथ में। देखिए नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। अभी यूपी पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पर जबलपुर पुलिस से कोई भी संपर्क इस मामले में नहीं किया गया। कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो उचित आगे व्यवस्था होगा। यानी मनोज जबलपुर पुलिस का ये कहना है कि अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है उनसे।
ये जबलपुर की पुलिस कह रही है, हमने मध्य प्रदेश पुलिस के भी जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात की, क्योंकि मामला बड़ा है। हाथरस के मामले में पूरे देश में ये मामला सुर्खियों में आया, तो मध्य प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारी, साथ ही साथ जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, सबसे हम बार बार यही बात पूछ रहे हैं कि महिला के नक्सली कनेक्शन और उसने जाकर वहां पर समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसा एक किरदार जबलपुर से सामने आया। तो इस बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है? क्या आपसे उत्तर प्रदेश की पुलिस या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इनने कोई संपर्क किया? तो फिलहाल पुलिस की तरफ से मना किया जा रहा है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना ही उस महिला का नाम हमसे शेयर किया गया है। लेकिन अगर यूपी की एसआईटी हमसे नाम शेयर करेगी तो जाहिर तौर पर हम उस जांच में सहयोग करेंगे और साथ ही साथ अपनी तरफ से जल्दी से जो भी हम जरा ये सुनवा देते हैं कि आखिरकार जबलपुर की इस महिला डॉक्टर जिसका नाम राजकुमारी बंसल बताया जा रहा है, उसने अपनी सफाई में क्या कहा है। राजकुमारी जी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं मेडिकल कॉलेज, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी, मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर। आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही, टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस, और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन पर इन्फॉर्म किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आज मैं, बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन में, फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है, और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। ये नकली भाभी आपको कहा जा रहा है, एक बड़ा शब्द सुबह से चल रहा है, तो ये क्या भाभी वहां पर बनी थी? जो कि देखा तस्वीरों में आप वहां मौजूद थी, ये नकली भाभी आखिर ये क्या बात? अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा है देखिए ये नकली भाभी, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए, क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे, सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ। सबसे बड़ा सवाल, आपका हाथरस जाना, आप जबलपुर की रहने वाली हैं, हाथरस आप यूपी गई, क्या मूल वजह थी और आखिर क्यों गई आप वहाँ? मेरे लिए बस एक मानवता का और इंसानियत का सवाल था, क्योंकि मैं पिछले टाइम से काफ़ी साल से देख रही हूँ कि जो अत्याचार है वो बहुत चरम होता जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत असहनीय और पेनफुल हो रहा था, और 3-4 दिन से मैं इतना डिसअपॉइंटेड थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये VIP लोगों को नहीं पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं, मीडिया से नहीं मिलने दे रहे हैं। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को रोकने का तो कोई नियम कानून बनता नहीं है। तो मैंने कहा देखती हूँ जाके, मैं अगर मिलने देते तो मैं ज़रा मिलकर आती हूँ उनको, और जो मेरी तरफ से होगी आर्थिक सहयोग मैं देकर आऊंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था अपनी एक सैलरी मैं उनको देकर आऊंगी। मैं इसके लिए मैं चेक लेके गई थी, उनको देकर भी आई हूँ इनफैक्ट। तो ये था मेरा जाने का वहाँ मकसद, और मैं केवल गई थी कि 1-2 घंटे में मिलके और सब आ जाऊंगी मैं देख करके। लेकिन वहाँ पर उन्होंने, जब मैं देखा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, अकेली आई हूँ, इतना रिस्क लेके, इतने टेंस माहौल में भी मैं आई हूँ, तो उनको पता नहीं, थोड़ा मेरे लिए बहुत लगा कि मैडम बहुत सपोर्टिव है, तो बेटा तू एक दो दिन रुक जा, तेरी जरूरत है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अगर मैंने कहा मेरे आने से आप लोगों को इतना मनोबल मिल रहा है तो मेरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं रुक जाती हूँ। इस तरह से फिर मैंने अगले दिन का टिकट कैंसिल करवाया। आप यूपी एसआईटी की रडार में हैं, किसी वक्त यूपी एसआईटी की टीम यहाँ पर आ सकती है, शायद आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, किस तरीके से तैयार हैं आप? तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, गिरफ्तार करेंगी तो कुछ तो बताएंगी, कुछ तो लिंक बताएंगी, तो फिर मैं तब एक्शन ले पाऊंगी ना। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि वो किस तरह से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं वो।